आप केवल खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए मुझे लगता बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गहरे पानी में उतर रहे हैं। नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और हाल की कुछ अहम महत्वपूर्ण घटनाओं पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारी ये बातचीत मुख्य रूप से द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है, जिसमें इन डेवलपमेंट्स को बारीकी से परखा गया है। हम खास तौर पर देखेंगे कि तियानजिन में जो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक हुई और बीजिंग में आयोजित विजय दिवस परेड, इन हालिया घटनाओं का भारत और पूरे दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। इस चर्चा का मकसद है कि इन जटिल अंतर्राष्ट्रीय मसलों को थोड़ा आसान करके समझें। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती हैं जो मौजूदा वैश्विक मामलों और भारत की विदेश नीति की बारीकियों में रुचि रखते हैं, जैसे कि सिविल सेवा परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी। उनके लिए ये विषय काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये जो घटनाएं हैं ये अपने आप में अलग थलग नहीं हैं। इन्हें एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना जरूरी है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह मजबूत करे, और जहां भी उसे मौका मिलता है वो अपनी पैठ बना रहा है। शुरुआत करते हैं तियानजिन में हुई एससीओ की बैठक से। ये सिर्फ एक रूटीन सालाना बैठक भर नहीं थी। जैसा मैंने कहा, बीजिंग बहुत सक्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो भी मौके बन रहे हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एससीओ जो 2001 में बना था, एक अहम यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग संगठन है। चीन, रूस, भारत जैसे बड़े देशों के लिए यह हमेशा से एक जरूरी मंच रहा है। एक प्रमुख क्षेत्रीय गुट है ये, और इस बार की बैठक में चीन का रवैया और उसकी सक्रियता वो देखने लायक थी। हाँ, ये बात तो ध्यान देने वाली है। खबरों में भी था कि शी जिनपिंग ने लगभग सभी सदस्य देशों और यहाँ तक कि पर्यवेक्षक देशों के नेताओं से भी अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की, लेकिन शायद सबसे ज्यादा ध्यान गया शी मोदी मुलाकात पर। ये अक्टूबर 2024 में कजान में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें उनकी जो बात हुई थी उसी का एक तरह से फॉलो अप था। ये न सिर्फ पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की पहली चीन यात्रा थी, बल्कि अक्टूबर में एलएसी पर जो सैन्य वापसी और शांति बनाए रखने का समझौता हुआ, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात भी मानी जा रही है। कूटनीतिक रिश्ते बहाल होने के बाद एससीओ के मंच पर भारत चीन की ये बातचीत ये काफी अहम थी। अच्छा, तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं, क्या समझा जाए इससे? सबसे महत्वपूर्ण बात शायद वो साझा बयान था, जिसमें दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, और उनके मतभेदों को विवादों में नहीं बदलना चाहिए। ये बयान अपने आप में काफी वजन रखता है, खासकर जब हम भारत और चीन के बीच बढ़ते व्यापार और आर्थिक निर्भरता को देखते हैं, और साथ ही अगर कोई संघर्ष होता है तो उसकी भारी कीमत को भी समझते हैं। ये शब्द शायद इशारा कर रहे हैं कि दोनों देश पड़ोसी के तौर पर अपने रिश्तों की शर्तों पर फिर से विचार कर रहे हैं, उन्हें सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सकारात्मक संकेत तो है ये। लेकिन क्या इस बयान या इस मुलाकात से बहुत ज्यादा उम्मीदें जोड़ लेना सही होगा? कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जैसे तनाव बढ़ रहे हैं, तो शायद भारत चीन के साथ अपने रिश्ते और गहरे करना चाहेगा। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? हाँ, ऐसी अटकलें जरूर चल रही हैं, लेकिन नई दिल्ली को बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे, सतर्क आशावाद रखना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि भारत के अमेरिका और चीन दोनों के व्यापारिक और रणनीतिक हित बहुत अलग अलग हैं। उनकी मात्रा भी काफी अलग है। तो सिर्फ व्यापारिक निर्भरता के आधार पर गहरे रणनीतिक गठबंधन की उम्मीद करना वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। और देखिए, द्विपक्षीय रिश्तों और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के अलावा चीन अब विचारधारा के स्तर पर भी तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही वो खुद को भारत के पड़ोस के केंद्र में सेंटर में स्थापित करने में लगा हुआ है। ये पहलू भी ध्यान में रखने होंगे। अच्छा, एससीओ शिखर सम्मेलन और शी मोदी बैठक के अलावा एक और बड़ी घटना थी जिसने बीजिंग को सुर्खियों में रखा। वो थी विजय दिवस परेड। ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत और फासीवादी ताकतों के खिलाफ मित्र देशों की जीत की 80वीं वर्षगांठ थी। इस आयोजन का क्या महत्व था? बिल्कुल, ये एक बड़ा आयोजन था
और इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेताओं का बीजिंग में होना, ये गैर पश्चिमी दुनिया में चीन के बढ़ते असर और उसकी स्वीकार्यता का एक साफ संकेत है। जहां तक परेड की ऐतिहासिक प्रासंगिकता की बात है, तो परंपरागत रूप से इसे जापान को उसके औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाने और शर्मिंदा करने से जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ इतना नहीं था। बीजिंग ने इस अवसर का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए भी किया। ताकत दिखाने से आपका क्या मतलब है? मतलब ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक आयोजन से बढ़कर था क्या? हाँ बिल्कुल, इस बार ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं था। बीजिंग ने इस मौके पर अपने इतिहास की सबसे बड़ी विजय दिवस सैन्य परेड की। इसका असली मकसद था अपने सैन्य आधुनिकीकरण का पैमाना दिखाना कि उनकी सेना कितनी आधुनिक हो गई है और उनके पास किस तरह की नई सैन्य तकनीकें हैं। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये महज एक परेड नहीं थी, ये अपनी बढ़ती सैन्य शक्ति का एक खुला प्रदर्शन था। एक तरह का क्या कहते हैं, पावर प्रोजेक्शन था। तो जाहिर है इस शक्ति प्रदर्शन का सीधा असर भारत पर भी महसूस किया गया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। निश्चित रूप से चीन की सैन्य ताकत अब किसी से छुपी नहीं है और इस पर शायद ही कोई शक करता है। भले ही अभी अमेरिकी सैन्य क्षमता के बराबर ना हो, लेकिन ये उसके कई पड़ोसी देशों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी जैसी है, खासकर भारत के लिए, जो LAC पर चीन के साथ लगातार एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है और हाई अलर्ट पर रहता है। तो इस तरह का खुला सैन्य प्रदर्शन भारत की सुरक्षा चिंताओं को निश्चित तौर पर और बढ़ाता है। हाँ, और विजय दिवस समारोह में सिर्फ बड़े वैश्विक नेता ही नहीं थे। जैसा द प्रिंट के विश्लेषण में भी इशारा किया गया है, भारत के पड़ोसी देशों के नेताओं की मौजूदगी भी काफी ध्यान खींचने वाली थी। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये सब वहां थे। और ये वही नेता हैं जिन्हें बीजिंग अपनी रणनीतिक साझेदारी के जाल में एक तरह से लाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, और ये बात वाकई दिलचस्प है, क्योंकि इन तीनों ही देशों के जापान के साथ भी काफी गहरे विकास संबंध रहे हैं और लोगों के स्तर पर भी मजबूत जुड़ाव है। ऐसे में चीन में एक ऐसे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, जिसका एक पहलू जापान विरोधी भी माना जाता है, वो कई सवाल खड़े करती है। क्या ये उनकी कूटनीतिक स्थिति के लिहाज से सही कदम था? पाकिस्तान और मालदीव में तो शायद इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की इस भागीदारी पर काफी सवाल उठे, हैरानी भी जताई गई। नेपाल में इस पर इतनी हैरानी क्यों हुई? खास वजह? क्योंकि नेपाल में कई लोग और विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या काठमांडू का एक मित्र देश यानी जापान, जिसके साथ नेपाल की गहरे संबंध हैं, जहां बड़ी संख्या में नेपाली प्रवासी भी रहते हैं, उसके खिलाफ देखने वाले किसी आयोजन में शामिल होना एक सही कूटनीतिक कदम है? और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की भागीदारी नेपाल की संवैधानिक रूप से तय गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के सिद्धांतों के अनुरूप है? ये वहां बहस का मुद्दा बन गया। तो कुल मिला के भारत के पड़ोसियों का इस तरह चीन के आयोजनों में शामिल होना और चीन के करीब दिखना, क्या ये भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण है? हाँ बिल्कुल है। भारत अपने उप क्षेत्रीय दायरे में, मतलब अपने आसपास के इलाके में, चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी बढ़त को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि चीन ने दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं के साथ कई छोटी यानी मिनीलेटरल बैठकें की हैं। जैसे जून में कुनमिंग में पहली चीन बांग्लादेश पाकिस्तान त्रिपक्षीय बैठक हुई। उसके कुछ ही हफ्तों बाद चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ एक और त्रिपक्षीय बैठक की, और ये सप्ताह हो रहा है जब सार्क लगभग निष्क्रिय हो चुका है। तो चीन के नेतृत्व में और ये छोटी बहुपक्षीय बैठकें, ये हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का शायद सबसे महत्वपूर्ण विकास कही जा सकती हैं। अच्छा, इन मिनीलेटरल्स या छोटी बैठकों में ऐसी क्या खास बात है? ये सिर्फ कुछ देशों का साथ आना भर है या इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? देखिए, इन बैठकों में सिर्फ संभावित सहयोग की बात ही अहम नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा अहम है वो विषमता जिसका ये प्रतिनिधित्व करती हैं। जरा सोचिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा को लेकर गहरे विवाद हैं। बांग्लादेश का जन्म ही 1971 में पाकिस्तान के विरोध में हुआ था, जिससे वो ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी बन गए। इसके बावजूद चीन न केवल इन देशों को एक मेज पर लाने में सफल रहा है, बल्कि उसने खुद को एक ऐसे अनिवार्य संयोजक, मतलब इंडिस्पेंसिबल कन्वीनर के रूप में स्थापित कर लिया है जिसके बिना शायद ये देश साथ आ ही ना पाते। ये कोई अचानक नहीं हुआ है, ये भारतीय उपमहाद्वीप को लेकर बीजिंग की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन खुद को इस क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूप में स्थापित कर रहा है, और इसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ बदलते समीकरण भी उसकी मदद कर रहे हैं। चीन आखिर ये सब कर कैसे पा रहा है? वो कौन से तरीके अपना रहा है जिनसे वो इन देशों को, जिनके आपसी मतभेद भी हैं, अपने पाले में ला रहा है?
या कम से कम उन्हें एक साथ बिठा पा रहा है? चीन इसके लिए एक कह सकते हैं मिली जुली रणनीति पर काम कर रहा है। पहला, वो भारत के पड़ोसियों को बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आकर्षक सौदे दे रहा है। दूसरा, वो उन्हें अपने विशाल चीनी बाजार तक पहुंच दे रहा है। और तीसरा, वो उन्हें अहम राजनयिक संरक्षण या समर्थन मतलब डिप्लोमेटिक कवर दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका बचाव करना या उनके हितों की बात करना। और इन सब के बदले में चीन इन देशों को अपने राष्ट्रीय एकीकरण के विमर्श मतलब नैरेटिव का समर्थन करने के लिए मना रहा है, खासकर ताइवान के मुद्दे पर। अब ये समर्थन सिर्फ पहले की तरह अस्पष्ट एक चीन सिद्धांत तक सीमित नहीं रहा। अब इन देशों के साथ जो साझा बयान जारी होते हैं उनमें साफ तौर पर ताइवान का जिक्र होता है। जैसे कि ये कहा जाता है, चीन के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है और ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है। ये भाषा पहले के बयानों से कहीं ज्यादा स्पष्ट है और पूरी तरह चीन के पक्ष में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन सिर्फ अपना प्रभाव ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो इन देशों के साथ रिश्तों की एक नई संरचना, एक नया ढांचा ही खड़ा कर रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बीजिंग सिर्फ प्रभाव नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वो जिसे निर्भरता का ढांचा या आर्किटेक्चर ऑफ डिपेंडेंसीज कहा जा सकता है, वो तैयार कर रहा है। यानी एक ऐसी व्यवस्था बना रहा है जिसमें ये देश आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक रूप से चीन पर इतने निर्भर हो जाएं कि वे या तो खुलकर भारत विरोधी रुख अपनाएं या फिर कम से कम ऐसे मुद्दों पर रणनीतिक चुप्पी साध लें जहां भारत के हित दांव पर लगे हों। ये स्थिति इस क्षेत्र में बदल रहे गठबंधनों और नेतृत्व की गतिशीलता को साफ तौर पर दर्शाती है। आज की हकीकत यही है और इस चीनी प्रभाव की वास्तविकता को स्वीकार करना ही शायद इसके जवाब में प्रभावी जवाबी रणनीतियां और समाधान बनाने की दिशा में पहला कदम होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ऐसा लगता है कि बीजिंग एक ही समय में दो अलग अलग रणनीतियां अपना रहा है। एक तरफ भारत के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला रखना और दूसरी तरफ भारत के ही पड़ोस में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करते जाना। हाँ, बिल्कुल यही उसकी दोहरी रणनीति यानी डुअल स्ट्रैटेजी नजर आती है, जो उसे अपने हितों को संतुलित करने में मदद करती है। एक तरफ जब उसे व्यापार और व्यवसाय के लिहाज से सुविधाजनक लगता है तो वो भारत के प्रति बयानों में गर्मजोशी दिखाता है, जैसा हमने एससीओ बैठक के बाद के साझा बयान में देखा। दूसरी तरफ वो अमेरिका में संभावित ट्रंप प्रशासन की वापसी और उससे वैश्विक व्यवस्था में आने वाले बदलावों का दृढ़ता से सामना करने की तैयारी भी कर रहा है। और इसी सब के साथ साथ वो बहुत चुपचाप लेकिन लगातार भारत की तत्काल परिधि यानी उसके पड़ोस में अपने प्रभाव का विस्तार करता जा रहा है। और इसके उदाहरण भी साफ दिख रहे हैं, जैसा आपने बताया, नेपाल का ताइवान पर चीन के रुख का खुलकर समर्थन करना, या फिर चीन द्वारा आयोजित जापान विरोधी कहे जा सकने वाले उन स्मरणोत्सवों में शामिल होना। बड़े रणनीतिक समझौते का ठोस संकेत ना हो, लेकिन वे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चीन के खुद को केंद्र में लाने के प्रयासों मतलब सेंट्रलाइजिंग एफर्ट्स को बल देते हैं और धीरे धीरे उसकी स्थिति को और मजबूत करते जाते हैं। इस पूरी चर्चा से एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर उभरता है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। उपमहाद्वीप में चीन की इस बहुआयामी रणनीति, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और यहां तक कि वैचारिक पहलू भी शामिल हैं, इसे देखते हुए भारत को सिर्फ तात्कालिक सीमा प्रबंधन मतलब इमीडिएट बॉर्डर मैनेजमेंट से आगे बढ़कर किन दीर्घकालिक जवाबी रणनीतियों या समायोजनों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत हो सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर नीति निर्माताओं और विश्लेषकों को मंथन करना होगा। तो आज हमने द प्रिंट में प्रकाशित विश्लेषण के आधार पर चीन के बढ़ते प्रभाव, एससीओ शिखर सम्मेलन के महत्व, विजय दिवस परेड के संदेशों और भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी जटिल रणनीतियों पर एक विस्तृत और अहम आलोचनात्मक नज़र डाली। हमने समझने की कोशिश की कि कैसे चीन व्यापार, कूटनीति और सैन्य शक्ति प्रदर्शन का मिला जुला इस्तेमाल करके इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और इसका भारत के लिए क्या मायने हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों और सामयिक मामलों में गहरी रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए इन पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न है या आप किसी और समसामयिक विषय पर इसी तरह का गहन विश्लेषण चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के साथ। नमस्कार।